हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन पे। ठीक है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था उस टाइम। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब थी। ठीक है, तो आज उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं उसी न्यूमेरिकल के बाद। क्या था वो न्यूमेरिकल? वो था, ये था, हम मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग काइनेटिक और स्टैटिक इनके फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उस पर हमने क्वेश्चन लिया था। वो क्वेश्चन देखिए क्या था। ये था कि एक ब्लॉक के अंदर इस तरह फोर्स लगा रखा है जिसका फ्रिक्शन ये रखा है। ठीक है, और ये 10 kg की बॉडी है। ठीक है, दूसरे में भी 10 kg की बॉडी है और कुछ इस एंगल से हमने फोर्स क्रिएट कर रखा है। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ आपको? ठीक है, दोबारा मारता हूँ डायग्राम, शायद वीडियो कम हुई थी। यहाँ बना देता हूँ। चलो देखो, दूसरे केस में क्या है, ऐसे कोई फोर्स लगाया विद एंगल 37 डिग्री एफ। ठीक है, वही काम है 10 kg और म्यू इसका दे रखा है 0.5। ये दूसरा केस है। तीसरे केस में क्या कर रखा है, इस पर कुछ इस तरह का फोर्स लग रहा है और ये एंगल भी 37 डिग्री है और ये 10 kg है, ये 0.5 है। ठीक है, ये तीन केस दे रखे आपको। क्या करना है आपको? काम क्या करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट find the minimum value of force so that the block starts sliding. Just start sliding. देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आप समझने की कोशिश करो इसको। एक सेकंड रुकिए पहले, मैं इसका ठीक है। देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में बेसिक से ये पूछ रखा है कि कितना मिनिमम फोर्स हम लगाएं कि ये बॉडी यहाँ से स्लाइड कर जाए। ठीक है, तो तीनों केसेस में देखते हैं हम किस तरह फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो, इस केस में तो हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। दिख रहा है ना आपको साफ साफ? इसमें तो हम धक्का मार रहे हैं और इसको हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो देखना चाहते हैं कि बॉडी कब स्लाइड करती है, पुलिंग में करती है या पुशिंग में करती है। ठीक है, देखिए पहला केस में ले रहा हूँ फर्स्ट। इसमें डायग्राम अगर मैं देखूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखिए दिस इज एफ। कितना है ये, 10 kg। इसका नॉर्मल रिएक्शन n, ये इसका क्या हो गया, वेट। वेट कितना हो गया बताइए, 100। ठीक है, 100 न्यूटन हो गया ना वेट, 10 × 10। ठीक है, फोर्स निकालिए आप यहाँ से। देखो फ्रिक्शन फोर्स, देखो फ्रिक्शन फोर्स ये कहता है, जो एफ फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, देखो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। पढ़ाया नहीं आपने म्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 0.5 इंटू में 100 कितना आ गया, 50 न्यूटन। मतलब इसका फोर्स अगर 50 न्यूटन हम लगा दें तो ये ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा, फ्रिक्शन से ओवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं आप। देखो दूसरा केस समझने की कोशिश कीजिए आप, आपको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कुछ इस तरह का फोर्स है 37 डिग्री का, ऐसा ही है ना? ठीक है, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आती है आपको। देखो ये कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है इस तरह पुल करते हुए। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है इस तरह। ठीक है, ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37 है ना, ऐसा बताइए आप मुझे। इतनी ज्योमेट्री तो आपको आ गई होगी। ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37। ठीक है,
ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ इसका वेट 100। क्लियर, यहां तक हो गया होगा। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट ब्रेक कीजिए आप। ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, एफ कोस 37 होगा या नहीं, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन 37। थीटा वाली साइड कोस, अपोजिट साइड साइन। बस अब बैलेंस कर लीजिए। अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखो बैलेंस करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो है यहां से कितना दिख रहा आपको, एफ कोस 37 डिग्री। ठीक है, और जो एन है वो कितना दिख रहा आपको, 100 प्लस में एफ साइन 37 डिग्री, है ना ये, बताइए। ठीक है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि कोस 37 और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है। देखो ये ट्रायंगल आपको मैंने कई बार बताई हुई है। ठीक है, इस तरह की ट्रायंगल होती है 53 37 3 4 5। अगर मैं cos 37 निकालूं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो 4 अपॉन में f, इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 4 अपॉन में 5 इंटू में f, आगे कितनी। और यहां से देखिए हम n इजिकल टू कितना आएगा, देखो 100 प्लस में उस ट्रायंगल से अगर मैं देखता हूं तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है, अब वो रिजल्ट लगा दो बस आप। देखो F इजिकल टू क्या होता है, म्यू एन। ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको फ्रिक्शन के लिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन में 5F इज इक्वल टू 0.5। ये तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दे रखा सभी का सेम, 0.5 इनटू में n कितना है, देखो 100 प्लस में 3F अपॉन में 5। ये 1/2 इस साइड ले आओ तो ये टोटल हो जाएगा 8F/5। ठीक है, यहां से 100 प्लस में 3F/5। ओके, इस 3F/5 को इस साइड लेके आएंगे तो नीचे एलसीएम 5, ऊपर से माइनस होगा तो 5/5, तो F की वैल्यू यहां से टोटल 100 आ जाएगी। करके देख लेना आप कितना, तो एडिशन आप कर सकते हैं। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन। देखो पहले केस में कितनी आ रही थी, 50, अब कितनी आ गई, किसी एंगल से हमने पुल किया, पुश किया तो कितनी आ गई, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। अब तीसरा केस हो लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपने उतार लिया होगा ना। ठीक है, कर लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ चीजें पता चलेंगी, इससे अच्छी चीजें। तो पहले में आ गया आपके पास F1 आ गया इतना और F2 आ गया इतना। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। F1 आपके पास आ गया 50 न्यूटन और F2 आपके पास कितना आ गया, 100 न्यूटन। ठीक है, देखिए तीसरा केस लेते हैं। ब्लॉक में केवल ये मान रहा हूं, इस तरह का ब्लॉक है, ये इस पे इस तरह का फोर्स लगा रखा है 37 डिग्री का। अब की बार इसको पुल किया गया, हमने खींचा इसको। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट अब कितना हो जाएगा, F cos 37, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F sin 37, और ऊपर क्या है नॉर्मल, नीचे क्या है वेट 100। इस साइड क्या हो जाएगा, चेंजमेंट कहाँ आया, सिर्फ पहली बार फोर्स नीचे की तरफ था जब फोर्स लगा रहे थे, पुल पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, फोर्स ऊपर की तरफ। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए आप। देखो n प्लस में F sin 37 इज इक्वल टू कितना आ गया, 100, और F इज इक्वल टू दोबारा कितना है, F cos 37। तो ये वैल्यू कितनी दोबारा फिर आ गई, 4/5F। ठीक है, और F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू n होता है ना, रख दीजिए। देखो F की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4/5F, म्यू कितना है 0.5, n यहां से निकालेंगे तो हम देखो क्या आएगा, 100 माइनस F sin 37। ठीक है, तो ये दोबारा 8F/5 हो गया। इस 1/2 को सेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखेंगे हम तो 100 माइनस F sin 37 3F/5। अब की बार इसको इस साइड लेके आएंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कुछ कितना आएगा 11F/5 इज इक्वल टू 100, और F की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 500/11 कितने के बराबर आ गए,
11 4 जा 44, 6 और 11 5 जा लगभग ये कितना आ रहा है 45 न्यूटन, नियरली इक्वल टू। ठीक है, नियरली इक्वल टू कितने आ रहा है ये 45 न्यूटन। ओके, तो इन तीन चीजों से आप क्या समझे, आपको बताता हूं आपको। देखो, अगर आप ब्लॉक पे फोर्स इस तरह लगा रहे हैं तो भी उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है चलने के लिए। अगर आप पुश कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है, 100 न्यूटन का, बहुत ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा उस बॉडी को मूव करवाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है और बॉडी कितने न्यूटन पे स्टार्ट हो जाएगी 45 न्यूटन पे, तो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं पुलिंग इज इजियर, काफी बड़ा रहता है, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। क्वेश्चन अपना हो गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि इस ब्लॉक पे सबसे कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां से हम सीख क्या पा रहे हैं कि पुलिंग जो होती है वो पुशिंग से क्या होती है, बहुत ईजी होती है, बहुत आसान प्रोसेस होती है, ठीक है। इसीलिए जो लॉन रोलर होते हैं, लॉन रोलर आपने कभी सुना हो कि जो घास काटते हैं ना, मशीन वाली घास काटते हैं ना, मशीन जो मशीन घास काटती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसको पुल करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन पुश करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। पहले काटते थे उससे, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो लॉन रोलर भी ले सकते हैं, ठीक है, जो घास काटने की मशीन आती है, ठीक है। तो यहां तक हम कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। क्या है यहां तक, फ्रिक्शन, उसके टाइप्स, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक छोटा सा काम और आज के लिए हम करते हैं, ठीक है। देखिए उसको भी एक बार, अभी इससे अगली जो क्लास होगी वो भी एक बार अब एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से होगी, 2-3 टॉपिक होंगे, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे HCV न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। अभी तक तो हम थ्योरेटिकल सा पार्ट पढ़ रहे हैं, अगली वीडियो में और थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे एक और, उसके बाद इसके हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स HCV वर्मा से और NCERT से, ठीक है। एक चीज और समझो, देखो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये आप लिख लेना, वैसे ही आप बुक से देख के लिख लेना, आसान सा ही काम है। वो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक तो होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग, ठीक है। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग। ये वाला पूरा पार्ट तो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि वहां पे एक रोटेशनल फोर्स आएगा, तो ये पार्ट हम 5th यूनिट में जाकर अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दे रखा है कि एक्चुअल में रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। वो हम बताते हैं आज आपको कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, किस तरह बॉडी मूव करती है, रोल करती है, ठीक है। देखिए स्लाइडिंग वाला पार्ट अपना चलेगा ही, कल से स्लाइडिंग वाला ही चलेगा हर जगह, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी स्लाइडिंग ही है, रोलिंग अब की बार है नहीं, रोलिंग आएगा 5th यूनिट में आपके, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लिखना आपको खुद ही है, ठीक है। बुक में एक छोटा सा पार्ट दे रखा है इसका, आप देखेंगे तो व्हील, एक व्हील हम ले रहे हैं और ये एक सरफेस है, रोड पे चलाते हैं, उड़ाते थे ना व्हील को, ठीक है। तो रोड पे हमने एक जैसे मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, कुछ भी दे रखा है, ठीक है। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी, ठीक है। अब हम इस पे फोर्स ऐसा नहीं लगा रहे, हम अभी तक ऐसा ही फोर्स पढ़ रहे थे, ट्रांसलेटरी, अभी तक पढ़ रहे थे ना ट्रांसलेटरी फोर्स, ठीक है। क्योंकि हम घुमाने वाला फोर्स अभी तक यूज ही नहीं किया हमने, कि बॉडी घूमेगी तो कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो टॉर्क में आएगा, और ये चीज वही है। तो इस तरह का अगर आप फोर्स लगाते हैं ना तो रोलिंग फ्रिक्शन कभी नहीं होगा। ये देखो आप टायर को ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो टायर ऐसे ही खींचता आएगा, घूमेगा नहीं, ठीक है। घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग सा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन चलो यहाँ पे आपको बताते हैं, मान लेते हैं हमने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, ऐसे घुमाया इसको, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सरफेस कांटेक्ट में और इसके सरफेस कांटेक्ट में है, इस कांटेक्ट को मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट। ठीक है, तो दो चीजें यहां से देखो, आप समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स फॉर मूविंग ए बॉडी, फॉर मोशन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इट हेल्प्स फॉर स्टॉपिंग द बॉडी। अब ये एक बात फिर नहीं आ गई। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो जहां बॉडी रेस्ट पे रहे वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जहां बॉडी मोशन में आ जाए। ठीक है, तो देखिए इस चीज को देखिए आप, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है ये, कि देखो इसको हमने घुमाया ऐसे, ठीक है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, बुक की लैंग्वेज में बहुत बहुत आसान है ये। उस बुक में तो ये कर रखा है कि जैसे जैसे ये चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा, डिप्रेशन। ठीक है, जिसको क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा हर बार। देखो हर बार इसको क्या करना पड़ेगा, एक क्लाइंब, माउंटेन जैसा क्लाइंब करना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो आपको एक बार बुक की लैंग्वेज बता देता हूँ। ये सरफेस ऐसी थी, जब ये चलेगा तो ये फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ घूमेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा तो सरफेस एरिया कुछ ऐसा हो जाएगा इसका, और इसको हर बार एक क्लाइंब से गुजरना पड़ेगा, माउंटेन टाइप क्लाइंब से, ऊंचाई से। तो ऊंचाई से जब हम गुजरेंगे तो फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको, एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है ना। देखा होगा ना आपने, चढ़ाई चढ़ते हैं ना तो ज्यादा दिक्कत होती है, और उतरते हैं तो बहुत आसान लगता है, उसमें थकावट भी नहीं होती। ठीक है, अब इसमें जो मैं बता रहा हूं वो सुनो आप क्या है। देखो अगर मान लेते हैं इस बॉडी को आपने मूव करवाया, तो अब देखो ये ए पॉइंट और पी पॉइंट ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, कांटेक्ट में है। ठीक है, तो कांटेक्ट में है तो ये लॉक सिस्टम है, इंटरलॉक सिस्टम है। मतलब ये आपस में क्या होना नहीं चाहते, अलग नहीं होना चाहते, ये ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसे फंसे हुए हैं। ठीक है, अब इसको चलाना है आपको, ए पॉइंट को घुमाना है इस तरह। ठीक है, तो देखो अगर मैं ए पॉइंट को चलाऊं, कैसे चला रहा हूं, इस तरफ। देखो ये जब इस तरफ घूमेगा तो ए पॉइंट किस तरफ आएगा, इस तरफ, मोशन में। ठीक है, बदले में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, वो कहां पे काम करेगा, इस साइड। क्यों करेगा, पता चल गया ये चीज, पता चल गया ना, ये फ्रिक्शन फोर्स कहां पे काम करेगा, इस साइड काम करेगा। अब अब इस चीज को चलाने के लिए कौन सा फोर्स काम आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अच्छा अगर ये इससे अलग ही नहीं होता, देखो अगर ये ऐसा ही रहता, इससे अलग ही नहीं होता, ठीक है, तो अलग मतलब ये है कि एक फोर्स इस साइड है, एक फोर्स इस साइड है, तो ये चलेगा कैसे, तो ये ऊपर चल सकता है, ऊपर इस तरह तो नहीं जा सकता, ना इस तरह जा सकता है ना इस तरह जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर जिस तरह आप इस तरह चलाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड आ गया, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसको कैसे चलना पड़ेगा, एक सेंटर से चलना पड़ेगा, ऊपर से। ठीक है, तो अब दूसरी बात सुनिए आप। दूसरी बात क्या है इसमें, कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम करता रहेगा, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे ही लॉक करता है, इस तरह घूमता रहेगा, इस पी पॉइंट और ए पॉइंट को कभी नहीं छोड़ेगा अपने साथ। ठीक है, इस पी पॉइंट और ए पॉइंट को कभी नहीं छोड़ेगा अपने साथ। क्यों, आपने देखा होगा कि गाड़ी जब कई बार कीचड़ में फंस जाती है, कीचड़ में, ठीक है, तो हम कितना भी एक्सेलरेट कर लें, वो रोल ऐसे ही करती रहती है अपनी जगह पे, कीचड़ में ही। ठीक है, इसका मतलब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या काम करना चाहता है, कि हम तो उसको चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको चलाएंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे, तो कैसा काम, फ्रिक्शन काम आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको मोशन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जैसे जैसे आगे चलेगा, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसका अपोजिशन करता रहता है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। ठीक है, ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी मतलब आसान सी लैंग्वेज थी, प्रदीप की लैंग्वेज थी, जो प्रदीप की बुक में दे रखा था। ठीक है, और सुनिए आप दो तीन चीजें इसमें। देखो एक्चुअल में चलना बहुत मुश्किल काम है,
ठीक है। जिस तरह वॉकिंग करते हैं ना, तो ये वॉकिंग भी बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह रोलिंग है उसी तरह वॉकिंग भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, हम तो चल लेते हैं आराम से, लेकिन एक बच्चे को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखा ना आपने, अरे किसी घर जाते हैं, छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, इसने चलना सीख लिया? तो उसको भी काफी टाइम लगता है, कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं चलने के लिए, धीरे धीरे होता है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास वेट नहीं है, मांस नहीं है, इस कारण नहीं चल पाता। समझ रहे हो, उसको भी चलने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उसको नीचे जो सरफेस है ना, उसके साथ बहुत अनेक तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, जिससे उसको बहुत डिफिकल्टी आती है चलने के लिए। इसलिए वो रेंग कर चलना पसंद करता है, लेकिन पैदल चलना पसंद नहीं करता। ठीक है, और धीरे धीरे जब वो उस कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझने लगता है तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह ये रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में आप क्या लिखेंगे? यही 2-4 लाइन लिखेंगे। ठीक है, आप अगर प्रदीप की लैंग्वेज लिखना चाहो तो प्रदीप की लेना, अगर इसकी ये लैंग्वेज लिखना चाहो तो ये लैंग्वेज लिखना, नहीं दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन का पूरा पार्ट हम कब पढ़ेंगे? पूरी 5th यूनिट है, पूरी 5th यूनिट रोटेशनल पे है पूरी। उसमें केवल और केवल यही पार्ट पढ़ेंगे कि कोई बॉडी घूमती हुई चल रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे इसमें प्रदीप की मेरे एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है रोलिंग फ्रिक्शन का, उसका आइडिया दे रखा है बस। ठीक है, तो कल की क्लास जो होगी वो एक मैथमेटिकल क्लास होगी, और उससे अगली क्लास फिर उसकी एप्लीकेशन पे चलेंगे हम, अच्छी वाले एप्लीकेशन पे, एचसी वर्मा एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये अभी तक एक थ्योरेटिकल सा पार्ट चल रहा था, जिससे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट भी करता है, अपोज भी करता है, लेकिन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है बस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। ये 2 टॉपिक होंगे अगली क्लास में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। गुड नाइट एंड टेक केयर।